नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोज़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, अपने अपने घरों में हैं, संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं, सैनिटाइज़र, मास्क आदि का प्रयोग कर रहे हैं, गर्म पानी पीते रहिए, हेल्दी फूड खाइए, एम्प्टी स्टमक मत रहिए। जान है तो जहान है। पिछली वीडियो में मैंने नस्यकर्म के बारे में बताने से पहले पंचकर्मा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। आज इस वीडियो में नस्य की विधि, पूर्व कर्म, मध्य कर्म और पश्चात कर्म के बारे में बताऊंगी। और नस्य कर्म करते समय यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो उन्हें भी कैसे दूर करना है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिमर्श नस्य का सेवन हमें इस समय नित्य करना चाहिए, क्योंकि नस्य कर्म से हमारे नेजल कैविटी के सारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। तो नस्य कर्म करने से पहले पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का हमें ध्यान रखना है। पूर्व कर्म यानी कि नस्य कर्म को शुरू करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देख लेनी है, ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। प्रधान कर्म में नस्य की मेन विधि क्या होती है, कैसे करते हैं इसको, और साथ ही पश्चात कर्म यानी कि नस्य कर्म करने के बाद हमें क्या क्या करना आवश्यक है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूर्व कर्म में संभार संग्रह, रोगी रोग परीक्षा, मात्रा निर्धारण, काल निर्धारण तथा आतुर सिद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। संभार संग्रह का अर्थ होता है कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसके लिए सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं। तो सबसे पहले नस्य कक्ष निर्माण। तो जो नस्य कक्ष होना चाहिए वो निवास स्थान यानी कि हवा का प्रवेश ना हो, उसमें जल, प्रकाश, शौचालय युक्त होना चाहिए। और जिस पर रोगी को लिटाकर नस्य कर्म करना है वो शैया मृदु होनी चाहिए और शास्त्रों में जैसा वर्णन है उसका वैसी ही होनी चाहिए। अन्य चीज़ें जैसे कि दौलिया, नस्य द्रव्य, शिरोविरोचनोपग द्रव्य, अन्य उपयोगी औषध, व्यापद उपद्रव शामक द्रव्य जैसे कि दीपन, पाचन, शूलहरण, हृदय, बल्य, तर्पण आदि। साथ ही गौज पीस, भगोना जिसमें हमें तेल को गर्म करना है, साथ ही एक छोटी कटोरी, एक ग्लास होना चाहिए, कॉटन, ग्लव्स और साथ में 2 मग होने चाहिए जिसमें पानी भरा होना चाहिए। धूम नेत्र, धूमवर्ती, धूमपान कराने के लिए, द्रव मापन यंत्र भी होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है। अब आती है रोगी रोग परीक्षा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है ध्यान से तो उसमें मैंने नस्य के योग्य और अयोग्य रोग और रोगियों के बारे में बताया है। फिर भी कुछ और चीज़ें, वाइटल चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी पड़ती हैं, जैसे टेम्परेचर, वेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट एट्सेट्रा। उसके अलावा हमारे आयुर्वेद में बताई गई अष्टविध परीक्षा यानी नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, स्पर्श, शब्द, नेत्र, आकृति आदि का भी हम ध्यान देंगे। तत्पश्चात आयुर्वेद में वर्णित दशविध परीक्षा द्वारा हम रोगी को एग्जामिन करेंगे, जैसे कि उसकी प्रकृति देखेंगे, वातज है, पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, संधिपातिक है, या फिर विकृति देखेंगे कि रोग कितना बड़ा है, रोगी का बल कितना है, सार, संहनन यानी कि कैसी उसकी बॉडी बिल्ड है, नॉर्मल है या फिर वीक है। साथ में देखेंगे, सत्व देखेंगे कि वो चीज़ों को टॉलरेट ईजिली कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, या फिर किसी की ज़रूरत पड़ती है उसको टॉलरेंस के लिए, मतलब मेंटली कितना स्ट्रांग है, हम ये देखेंगे पेशेंट का। फिर उसकी आहार शक्ति कैसी है, कम खाता है, ज़्यादा खाता है, व्यायाम शक्ति कैसी है, प्लस वो कौन सी एज में है, बच्चा है, युवा है या फिर वृद्ध है। इतना देखने के बाद हम मात्रा निर्धारण करेंगे। मात्रा निर्धारण कुछ इस प्रकार करेंगे। मात्रा निर्धारण नस्य के भेद अनुसार सबके अलग अलग होते हैं तथा उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और कनियसी मात्रा रोग और रोगी के बल पे डिपेंड करती है। तो आइए एक एक नस्य के बारे में उसकी मात्रा जानते हैं। तो सबसे पहले स्नेहन या शमन नस्य की मात्रा 64 बिंदु उत्तम मात्रा, 32 बिंदु मध्यम मात्रा और कनियसी यानी सबसे छोटी मात्रा 16 बिंदु। शिरोविरेचन के लिए यानी कि शोधन नस्य के लिए 16 बिंदु, 12 बिंदु, 8 बिंदु। मर्श नस्य के लिए 10 बिंदु, 8 बिंदु और 6 बिंदु। और यदि हमें कल या क्वाथ से लेना है तो 8, 6 और 4 बिंदु उत्तम, मध्यम और कनियसी मात्रा से ले सकते हैं। प्रतिमर्श नस्य के लिए 2-2 बिंदु ही हम लेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर।
अवपीड़ नस्य मर्श नस्य के ही तरह लेंगे और प्रधमन नस्य के लिए हम 3, 2 और 1 मुचट्ठी की मात्रा में ले सकते हैं। अब आते हैं काल निर्धारण पे, जिसके लिए 3 मेन फैक्टर हैं, एज, सीजन्स और दोष, कौन सा दोष प्रकोपित है। तो जब हम वय यानी कि बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जन्म से ही प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए और आचार्य वाग्भट के अनुसार नस्य 70 से 80 वर्ष तक के पुरुष को हम दे सकते हैं और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हम प्रतिमर्श नस्य का सेवन कर सकते हैं। ऋतु का जब हम विचार करते हैं तो आचार्य चरक के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सुबह के टाइम, शीत ऋतु में दोपहर के टाइम और वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल ना हो। जब हम दोषों का विचार करते हैं तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कफज रोग में सवेरे के टाइम, पित्तज रोग में दोपहर के टाइम और वातज रोग में दोपहर के बाद के टाइम नस्य का प्रयोग करेंगे या रोगी को हम नस्य देंगे। फिर आचार्य सुश्रुत ने 14 काल बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने 15 काल बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत के जो 14 काल बताए गए हैं वो हैं, नस्य हमें प्रातःकाल उठने पर, ब्रश करने के बाद, घर से निकलने से पहले, व्यायाम करने के बाद, व्यवाय, अध्वगमन, कवलोत्तर, काजल लगाने के बाद, खाना खाने के बाद, वॉमिटिंग होने के बाद, दिन में सोकर उठने के बाद और शाम में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। अगर रोगी वातज रोग से अत्यधिक पीड़ित है तो उसको हम दोनों टाइम नस्य दे सकते हैं। शिरोविरेचन नस्य में 3-3 दिन पर स्नेहन करेंगे 7 डेज तक और स्नेहन के 1-1 दिन के अंतर पर शिरोविरेचन कराएंगे। साथ ही नस्य हम 1 दिन या 2 दिन या 7 दिन या 21 दिन के अंतराल पे या जैसा भी वैद्य उचित समझते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं या नस्य करवा सकते हैं रोगी को। अब आते हैं आतुर सिद्धता पे। आतुर यानी कि जो रोगी है, तो सबसे पहले इसमें स्नेहपान आता है। स्नेहपान में एक आभ्यंतर आता है और एक बाह्य होता है। तो आभ्यंतर स्नेहपान में हम रोगी को नस्य नहीं देंगे जिसने स्नेहपान किया हो या स्नेहपान करने की इच्छा रखता हो। स्नेहपान अर्थात घृत पिया हो या फिर खाना खाया हो या फिर जिसने ऐसी कोई भी चीज़ खाई हो जो स्नेहिक हो, स्निग्ध हो। और बाह्य स्नेहन ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि क्लाविकल के ऊपर के रीजन में मृदु अभ्यंग करना है और साथ ही शिरो अभ्यंग भी करेंगे। अभ्यंग का अर्थ है मालिश। ये हम किसी भी तैल से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे महानारायण तैल का यूज़ किया है। अब अभी हमने बात की थी कि स्नेहपान निषेध होता है यानी स्नेहपान नहीं कराना चाहिए नस्य में, फिर भी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो जिन लोग का शरीर बहुत ड्राई होता है, रुक्ष शरीर वाले होते हैं, वात विकार से पीड़ित होते हैं या फिर जिन पुरुषों में शोधन नस्य देना दोष उत्क्लेशित अवस्था में ना हो तो उन पुरुषों में स्नेहपान कराकर नस्य देंगे। दोष के विलयन के लिए तथा उनके लिक्विडिफाई होने के लिए अगर स्नेहपान कराना हो तो बहुत थोड़ी मात्रा में 3 दिन तक स्नेहपान करा के चौथे दिन विश्राम करके 5वें दिन नस्य देंगे। तत्पश्चात स्वेदन कराएंगे, मलमूत्र आदि से निवृत्त कराएंगे, लघु आहार देकर दातोन कराएंगे यानी ब्रश कराएंगे। फिर प्रायोगिक धूमपान देके नासा और गले के स्रोतसों का शोधन करेंगे और फिर नस्य शैया पर लेटने को बोलेंगे। फिर आता है प्रधान कर्म यानी कि जब अब हमें नस्य देना है तो इसमें सबसे पहले आता है नस्यदान, नस्योत्तर कर्म एवं निरीक्षण, सम्यक आदि लक्षण, नस्य व्यापद एवं प्रतिकार। तो सबसे पहले हम नस्य दान देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्व कर्म में बताए गए दंत धावन आदि सभी कर्मों को करने के बाद स्नेहन स्वेदन के लिए रोगी को शैया पर लिटाएं। हस्ततल को गर्म करके स्विंद करके महानारायण तैल से स्नेहन करें। पहले ललाट, फिर ठुड्डी, फिर दोनों गाल, फिर दोनों कान, फिर गला और पीछे सर्वाइकल्स पर स्नेहन करें यानी कि अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराते रहें 10 से 15 मिनट अभ्यंग करें। फिर उसके बाद एक तौलिए को गर्म पानी में निकालकर निचोड़ लें, फिर उसको रोगी के मुख के ऊपर रखें। जब इसका टेम्परेचर रोगी के सहने योग्य हो जाए तो उसे रोगी के मुख पर रख दें। मुख पर रखने के बाद स्नेह को पोंछें और साथ ही रोगी के चेहरे को स्वेदन करें यानी कि उसे स्टीम दें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार तक दोहराएं। इससे चैनल्स ओपन हो जाते हैं, दोष उत्क्लिष्ट हो जाते हैं।
तौलिए को हटाते वक्त नीचे से तौलिए को निकालें। अब अड़ू तेल, षटबिंदु तेल, नारियल तेल या घृत, इनमें से किसी भी स्नेह को रोगी के नाक में हम डालेंगे। स्नेहन स्वेदन के बाद यदि रोगी को दिक्कत ना महसूस हो रही हो या ऐसा ना लग रहा उसको कि स्नेहन स्वेदन हुआ ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से नासाग्र को ऊंचा उठाकर राइट हैंड से रोगी के नाक में डालें। 4-4 बूंद डालें, फिर क्रम से बढ़ाते जाएं और फिर घटाकर 4-4 बूंद करें। जैसे कि यदि 3 दिन करना है तो आज 4 बूंद, कल 5 बूंद और परसों फिर 4 बूंद डालें। नस से कर्म करते समय क्रोध नहीं करना रहता है, हंसना नहीं, बोलना नहीं, छींकना नहीं, क्योंकि अगर हम ये सब कर्म करते हैं तो हमें प्रतिश्याय, हेडेक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। प्लस वीडियो में आपको चीज़ें बहुत फास्ट दिख रही हैं, बट इतनी फास्ट होती नहीं है। वीडियो के लिए मैंने इसको फास्ट कर रखा है। बहुत आराम से इस कर्म को करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ करते हैं। पेशेंट के साथ भी पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। एक बात जो और ध्यान देने की है कि पेशेंट बिल्कुल उत्तान लेटा हो, उसका सिर कुछ नीचे हो और पैर कुछ ऊंचा हो, नहीं तो स्रोतसों तक औषध नहीं जा पाएगी। स्नेह अंदर जाने के बाद रोगी 5, 7 या फिर 10 सेकंड तक नाक में ही स्नेह को धारण करे और निगले नहीं। उसके बाद धीरे धीरे स्नेह को ऊपर की ओर खींचे और 100 सेकंड तक ऐसे ही आंखें खोलकर लेटे रहें। इसके बाद जब स्राव यानी कि औषध गले में आ जाए तो राइट तरफ से जब आए तो राइट तरफ थूकेंगे और लेफ़्ट तरफ से जब आए तो लेफ़्ट तरफ थूकेंगे। मग में पानी ज़रूर होना चाहिए ताकि ईज़िली साफ़ हो जाए और इन्फेक्शन ना हो किसी को। ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक औषध आती रहे। इस बीच गले की, हाथ पैरों के तलवों की लगातार मालिश और स्वेदन करते रहें। इसके पश्चात यदि रोगी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, यानी कि कोई व्यापद नहीं उत्पन्न हुआ है, रोगी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हम रोगी के लिए पश्चात कर्म करेंगे। सम्यकादि लक्षण और व्यापद प्रतिकार के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी क्योंकि रोगी को कोई दिक्कत नहीं हुई है इस कर्म से, इसलिए अब हम रोगी के लिए पश्चात कर्म करेंगे। पश्चात कर्म में आ जाता है धूमपान, कवल ग्रह या गंडूश धारण, भोजन आदि व्यवस्था और परिहार्य विषय, यानी कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले पश्चात कर्म में रोगी को धूमपान देंगे। इसके पहले भी हमने रोगी को प्रायोगिक धूमपान दे रखा है, लेकिन अब हम रोगी को वैरेचनिक धूमपान देंगे, क्योंकि नस्य क्रिया जब हम कर रहे थे तो उसमें स्वेदन के कारण जो कफ उत्क्लेशित हुआ था वो अपने शीत गुण के कारण सिर में जाके जम जाता है। उसे निकालने के लिए बाहर, उसे नष्ट करने के लिए हम वैरेचनिक धूमपान का प्रयोग करेंगे। धूमपान को देने के कई तरीके होते हैं, इसके बारे में भी हम अपने अगले किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल हमने गौच पीस लिया, उस पर गाय का घृत लगाया, हल्दी लगाई और उसे गैस पर जलाया। फिर उस जले हुए गौच पीस को हमने पेपर से बनाए हुए धूम नेत्र के बीच में रख के रोगी को राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से 3 बार, यानी टोटल 6 टाइम्स धूम लेने को कहा। जब नाक से लेंगे तो नाक से ही धूम को निकालेंगे, यानी धुएं को निकालेंगे, और फिर हम मुंह से भी 6 बार ही धूमपान कराएंगे, और जब मुख से निकाल रहे हैं तो भी मुख से ही बाहर निकालेंगे। फिर मुख शुद्धि के लिए रोगी को गर्म पानी से कवल ग्रह कराएं। उसके बाद रोगी को हल्का फुल्का खाना खाने को दें, यानी जो लघु हो, जैसे मूंग की दाल है, खिचड़ी है, शाली चावल है, अनार है, सेंधा नमक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करवाएं और निवास में रखें। अब नस्य कराने के बाद हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो धूल, धुआं, धूप, स्नेह, मद्य, शीतल जलपान, सिर से स्नान, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना यानी यान से सेवन, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। उष्णाहार विहार करना चाहिए और वात रहित स्थान में रहना चाहिए, यानी जहाँ पे हवा ना बह रही हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अवपीड नस, प्रधमन नस्य और प्रतिमर्श नस्य, यानी कि जो मर्श हम रोज़ ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। नस्य के सम्यक आदि क्या लक्षण होते हैं और यदि कोई व्यापद हो जाए तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो आप इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्रतिमर्श नस्य आप खुद से ही कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। Subscribe the channel if you haven't subscribed it yet.